हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू विद्या गुरु। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर माह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो हिंदी में होने वाला है, सो इफ यू वांट दिस सेशन इन इंग्लिश प्लीज चेक द प्लेलिस्ट। देयर विल बी एन इंग्लिश वर्जन आल्सो फॉर द सेम कंटेंट अवेलेबल देयर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल विद्या गुरु को। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें, सबसे पहले आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आईसीसी इंट्रोड्यूसेस मिनिमम एज। आईसीसी ने अभी मिनिमम एज इंट्रोड्यूस की है टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर हिज कंट्री, और हर कंट्री, क्योंकि ये जो रूल बनाया है ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। अ प्लेयर मस्ट बी एट लीस्ट 15 ईयर्स ओल्ड टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उसे कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना जरूरी होगा। हसन रजा, who played 7 tests and 16 ODIs between 1996, जब उन्होंने डेब्यू किया था 1996 में, and 2005 में उन्होंने संन्यास लिया था, holds the record of being the youngest to play international cricket। हसन रजा के नाम अभी youngest to play international cricket का रिकॉर्ड है, ठीक है। और अब वो आगे आने वाले वर्षों में टूटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने ऐसा रूल बना दिया है कि 15 वर्ष आयु मिनिमम होनी चाहिए किसी भी प्लेयर की खेलने के लिए। हसन रजा की आयु उस समय 14 वर्ष 227 दिन थी जब उन्होंने डेब्यू किया था। अगर यंगेस्ट प्लेयर की बात की है हमने, तो एक बार ओल्डेस्ट प्लेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो थे विल्फ्रेड रॉड्स, ठीक है। विल्फ्रेड रॉड्स ने इंग्लैंड के लिए 52 वर्ष की आयु में, 52 वर्ष 165 दिन की आयु में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, और ये इनके नाम रिकॉर्ड है टू बी द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है? आईसीसी, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके सीईओ कौन है? मनु शॉनी। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? ये है दुबई, यूएई में। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, जिसमें ज्यूरिक, पेरिस, हांगकांग ने टॉप स्पॉट शेयर किया है, बीइंग दी टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज। सबसे महंगी सिटीज हैं ये रहने के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में ऐसा सामने आया है। टॉप रैंक मिली है किसको? ज्यूरिक, पेरिस और हांगकांग, जो कि चाइना में है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है और पेरिस फ्रांस में। वहीं बात करें तो डमेस्कस, जिसको हिंदी में दमिश्क भी बोला जाता है, सीरिया की राजधानी भी है ये। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, जो लुसाका जो है जाम्बिया में। रैंक दी लास्ट 3 स्पॉट एज दी चीपेस्ट सिटीज। सबसे सस्ती सिटीज में इन तीनों सिटीज का नाम आता है, ये लिस्ट में बॉटम पे रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया है ईआईयू ने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, इंग्लैंड, और इसकी फाउंडेशन, इसको फाउंड किया गया था 1946 में। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वारंटीन लॉकडाउन। देखो, दो शब्द हैं यहाँ पर, क्वारंटीन और लॉकडाउन। अच्छा, जो ये क्वारंटीन शब्द है, इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिक्लेयर्ड क्वारंटीन एज द वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। वहीं लॉकडाउन को कॉलिंस डिक्शनरी ने, दोनों डिक्शनरी बहुत ही पॉपुलर डिक्शनरीज हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटीन शब्द को और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है। क्वारंटीन जो था मोस्ट सर्च्ड वर्ड था फॉर द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, वहीं लॉकडाउन वाज द मोस्ट सर्च्ड वर्ड फॉर द ईयर 2020 इन
कॉलिन्स डिक्शनरी। तो इन दोनों डिक्शनरी के नाम आपको याद रखने हैं और इन दोनों शब्दों के भी। क्वारंटीन, क्वारंटीन का अर्थ होता है, ये परिभाषा है उसकी जो कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी से ली गई है, दैट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ पर्सन और एनिमल दैट हैज अ डिजीज और मे हैव वन मस्ट स्टे और बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ठीक है, वहीं लॉकडाउन की डेफिनेशन कहाँ से आई है, ये भी लिए हमने कॉलिन्स डिक्शनरी से, जो कहती है अ सिक्योरिटी मेजर इन विच दोज इनसाइड अ बिल्डिंग और एरिया are required to remain confined in it for a time। कुछ समय के लिए उन्हें उस ही जगह पर रखना या उनको वहीं पे कन्फाइन कर देना इज लॉकडाउन। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नायर वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्ट जो कि अभी इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में, इसका इनॉग्रेशन किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उत्तराखंड के सीएम है ये ऐसा पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होती हैं उनको खेला जाएगा या फिर कहें उनका कंपटीशन रखवाया जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं नेशनल पैराग्लाइडिंग कंपटीशन, एक तो ये कंपटीशन होगा, और माउंटेन ट्रेल बाइक रेसिंग। ठीक है, ये दो इवेंट है जिनको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रॉम लैंसडाउन टू पौड़ी। ये दोनों जगहों के नाम है। लैंसडाउन हमारे एक शायद गवर्नर या वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के रूल के टाइम के, सो और ये पौड़ी एक और जगह है। विल टेक प्लेस ड्यूरिंग दी फेस्टिवल। तो लैंसडाउन टू पौड़ी जगह, इन दोनों जगहों तक ये कंपटीशन खेला जाएगा। उत्तराखंड की बात करिए हमने, तो उत्तराखंड के सीएम है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके गवर्नर है कौन, बेबी रानी मौर्य। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 रिप्रेजेंटेशंस हैं, वहीं राज्यसभा में 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बस, पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली डबल डेकर बस की स्कॉटलैंड की एबरदीन सिटी ने लॉन्च की है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बसेस। ठीक है, इट विल हेल्प रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस जो एमिशन करती हैं वो ना के बराबर होता है इन कंपैरिजन टू द बसेस दैट रन ऑन पेट्रोल, डीजल और अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बस की शुरुआत हुई है। द बस एमिट्स वाटर वेपर्स इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड के बदले की जगह ये वाटर वेपर्स एमिट करती है। स्कॉटलैंड की बात चली है तो स्कॉटलैंड की बात करते हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला फर्गसन स्टर्जियन। फर्स्ट मिनिस्टर एक्चुअली वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को ही बोला जाता है। ठीक है, और इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। ठीक है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। आगे चलते हैं, बात करते हैं अन्नपूर्णा स्टैचू। It is an 18th century statue believed to be smuggled to Canada। ये स्टैचू की पिक आप देख सकते हैं, ये माता अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है। It is believed to be originally from वाराणसी से ऐसा माना जा रहा है कि इसे चुराया गया था और इसको स्मगल किया गया था कनाडा। सो अब हुआ ये है कि जैसे ही भारतीय जो भी पुरातत्वविद हैं उनको जब पता चला कि ऐसी कोई मूर्ति कनाडा के किसी म्यूजियम में रखी है, तो उन्होंने सबसे पहले इस पर शोध किया और पाया कि ये वही मूर्ति है जो वाराणसी से चुराई गई थी। तो भारत की सरकार ने कनाडा को ये पत्र लिखा और कहा कि आप ये मूर्ति हमें दीजिए, क्योंकि कनाडा में ये रूल है कि, वैसे कनाडा में नहीं बाकी देशों में भी है, बट कनाडा के बारे में अभी बात कर रहे हैं तो हम कनाडा के बारे में कहते हैं कि कनाडा में रूल है कि इलीगल एक्विजिशन, जो अवैध तरीके से हथियाई गई जितनी भी मूर्ति या फिर जो भी पुराने कीमती सामान हैं उनको उन देशों को लौटाया जाएगा जहां से वो आए थे। सो दिस इज वन ऑफ देम, अन्नपूर्णा स्टैचू। तो अब इसको लौटाया जा रहा है कनाडा की तरफ से। कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो और इसकी कैपिटल है ओटावा। करेंसी की बात करें वो है कैनेडियन डॉलर।
आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कर्नाटका। कर्नाटका राज्य की बात कर रहे हैं हम। कर्नाटका Karnataka on Monday launched the project-based learning modules to benefit more than 18 lakh primary students. 18 लाख से अधिक प्राइमरी स्टूडेंट्स को इससे लाभ होगा। The project has been launched after Karnataka decided to defer its decision to reopen schools till December 2020. 2020 तक इन्होंने स्कूल्स को ओपन करने का डिसीजन लिया है कि ओपन नहीं करेंगे। एंड दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इन अ डिफरेंट मैनर। होगा क्या इस प्रोजेक्ट में कि स्टूडेंट्स को बजाय बुक्स से पढ़ाने के एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जैसे उनको कहा जाएगा आप जाइए उगाइए चना, आप जाइए उगाइए मक्का, ठीक है। जैसे हमें जब हम साइंस की बुक्स पढ़ते थे तो उनमें छोटे छोटे क्रियाकलाप होते थे, एक्टिविटी जिनको बोला जाता है, तो वैसे ही कुछ एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस्ड होगी। जो ऐसे एक्टिविटी प्रोजेक्ट उनको बच्चों को असाइन किए जाएंगे और उनको इसके ज़रिए सिखाया जाएगा। तो ऐसा कुछ कहाँ लाया गया है? लाया गया है कर्नाटका में। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजूभाई वाला। लोकसभा में 27 सीटें हैं कर्नाटका की और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑर्गन डोनर मेमोरियल। एक मेमोरियल बनाया गया है, ये है मेमोरियल की पिक देख सकते हैं। ये है ऑर्गन डोनर मेमोरियल जिसका इनॉग्रेशन किया है सीएम अशोक गहलोत ने, ठीक है। सीएम अशोक गहलोत, ये है राजस्थान के सीएम। मोहन फाउंडेशन ने इसको बनाया है, जयपुर के अंदर ये बनाया गया है और ये ऐसा पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल है इन दी कंट्री। और इसको बनाया कब गया है? नेशनल ऑर्गन डोनर डे पर। भारत का राष्ट्रीय ऑर्गन डोनर डे होता है 27 नवंबर को, तो 27 नवंबर के दिन इसको इसका इनॉग्रेशन किया गया है बाय सीएम अशोक गहलोत, जो कि हैं राजस्थान के सीएम। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें हैं इसकी और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम। फोर्थ यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम, ये फोर्थ एडिशन है यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड समिट का, जो कि 4 दिसंबर से शुरू होगा। अच्छा, अब ये समिट ऑनलाइन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोरोना कोविड-19 की वजह से सारे समिट वर्चुअली हो रहे हैं, बहुत सारे इनॉग्रेशन वर्चुअली होते हैं। सो दिस समिट विल बी हेल्ड ऑनलाइन। दिस इज अ 3-day इवेंट and would see participation of more than 80 speakers। 80 से ज़्यादा स्पीकर्स इस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। 30 कंट्रीज से वो बिलोंग करते हैं, फ्रॉम 30 कंट्रीज। थीम याद रखनी है आपको इसकी, विच इज इमेजिन इम्पैक्ट इंस्पायर। इंपॉर्टेंट है, थीम्स पूछी जाती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की समिट्स होती हैं इनकी थीम्स पूछी जाती हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है, इसका जो इनॉग्रेशन है वो करने वाले हैं के पलनीस्वामी, ठीक है। तो तमिलनाडु की बात करते हैं, सीएम है इसके के पलनीस्वामी, गवर्नर हैं तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में 38 सीट्स हैं तमिलनाडु की, राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं बेल्जियम टॉप्ड फीफा रैंकिंग्स। बेल्जियम ने अभी हाल ही में लॉन्च हुई फीफा रैंकिंग्स में रैंक 1 प्राप्त की है और ये रैंकिंग्स दी गई हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर मंथ में इनको लॉन्च किया गया है। और बेल्जियम स्टिल होल्ड्स दी टॉप पोजीशन, जिसका अर्थ हुआ कि बेल्जियम इससे पहले भी रैंक 1 था। अच्छा, अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो भारत की भी एक बार बात कर लेते हैं। भारत स्टूड एट 104th रैंक, जो कि 4 स्थान ऊपर है पिछली रैंकिंग से। भारत की पिछली बार रैंक थी 108, जो कि अब इम्प्रूव होकर हो गई है 104। भारत की बात करते हैं, भारत की फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री, और यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक गोल किए हैं, विच इज 72 is the most goals scored by Sunil Chhetri for international।
फुटबॉल बाय एनी इंडियन। फीफा की बात करते हैं तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। फ्रेंच में इसकी फुल फॉर्म है विच इज फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर्स की बात करें विच इज इन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड एंड इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फांटिनो। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पोर्टल की। एक पोर्टल का इनॉग्रेशन किया गया है विच इज क्लाइमेट चेंज पोर्टल। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लाइमेट से रिलेटेड। The portal will help in disseminating knowledge among citizens about all major steps the government is taking at both national and international levels to address climate change issues। climate change issues को address करने के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको बताया जाएगा इस पोर्टल पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल का पूरा नाम है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। मिनिस्ट्री की बात करिए हमने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इसके मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, हु इज प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जी मिनिस्टर हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं, बात करते हैं रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 years जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। ये बुक है। बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट बुक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। रिटन बाय जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश। ये एक जर्नलिस्ट हैं प्रेम प्रकाश जी, इन्होंने ये बुक लिखी है। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 years जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। आगे चलते हैं, बात करते हैं 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल की। 10वां एडिशन नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुरू हुआ है इन अ वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड आपको अभी मैंने बताया था कोविड की वजह से लगभग सारे जितने भी हमारे समिट्स हो रहे हैं, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, इनको वर्चुअल मोड में ही कोशिश की जा रही है कि इनका इनॉग्रेशन हो या फिर इनको होल्ड किया जाए, इनको चलाया जाए। 115 शॉर्ट लिस्टेड फिल्म्स सेलेक्टेड बाय द 10 मेंबर ज्यूरी। 10 मेंबर्स की ज्यूरी ने जो 115 फिल्म्स शॉर्ट लिस्ट की हैं इनको दिखाया जाएगा ड्यूरिंग दी फेस्टिवल। ठीक है, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल की एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म फेस्टिवल में आपको सभी मूवीज नहीं दिखाई जाती, सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड मूवीज को ही इसमें स्क्रीन किया जाता है। ठीक है, सो द साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफर्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू शोकेस दी साइंस फिल्म्स मेड बाय प्रोफेशनल्स, एमेच्योर एंड स्टूडेंट फिल्म मेकर्स अंडर वेरियस थीम्स टू प्रमोट साइंस फिल्म्स इन इंडिया। भारत में साई-फाई मूवीज बहुत नहीं बनती हैं इन कंपैरिजन टू हॉलीवुड। भारत में ज़्यादातर आप देखेंगे तो रोमांटिक मूवीज़ बनती हैं या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ बनती हैं जिसमें हीरो जाके बदला ले रहा है। ठीक है, सो साई-फाई मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए नेशनल फिल्म फेस्टिवल ये एक अनाउंस किया गया है जिसका 10th एडिशन अभी शुरू हुआ। आगे चलते हैं, बात करते हैं जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू मूवी। जल्लीकट्टू आपको पता होगा एक त्यौहार का नाम है जो कि तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में मनाया जाता है, और ये इस नाम की एक मूवी भी है जो कि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से 93rd एकेडमी अवार्ड्स के लिए ऑफिशियल एंट्री है। एकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो आपको पता होगा ये पॉपुलरली नोन है एज ऑस्कर अवार्ड्स। ओके, तो जल्लीकट्टू मूवी ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है भारत की तरफ से। द फिल्म इज बेस्ड ऑन एस हरीश मलयालम शॉर्ट स्टोरी विच इज माओइस्ट। ठीक है, माओइस्ट नाम की एक शॉर्ट स्टोरी है एस हरीश द्वारा जिस पर ये मूवी बनी है, और इस मूवी को भेजा जा रहा है 93rd ऑस्कर्स के लिए। अच्छा, ऑस्कर्स से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑस्कर्स के बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा एग्जाम में जाने से पहले। जल्लीकट्टू refers to the traditional event of running bulls। इस इवेंट में आपको पता होगा कि जल्लीकट्टू में बुल्स को, बैलों को भगाया जाता है। ठीक है, सो इसी कारण भी इस पर बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन भी लगाया था, जिसको बाद में हटा भी लिया गया, फिर भी इस पर अभी भी विवाद चल रहा है। सो जल्लीकट्टू इज द ऑफिशियल एंट्री फॉर इंडिया। भारत की बात करें तो भारत में ये जो ऑफिशियल एंट्री भेजी है वो भेजी किसने है? वो भेजी है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के सीएम हैं के पलनीसामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में 38 सीटें और राज्यसभा में 18 सीटें। आगे चलते हैं, बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मेजर जनरल राजीव चौधरी विल टेक ओवर द reins ऑफ BRO। अब BRO का कार्यभार संभालेंगे मेजर जनरल राजीव चौधरी। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया। It develops and maintains road network in India's border areas and friendly neighboring countries also। इसका काम भारत के बॉर्डर एरियाज में रोड बनाना है, प्लस भारत की नेबरिंग कंट्रीज में भी ये लोग अपनी सर्विस देते हैं, रोड बनाते हैं। अच्छा, जैसे BRO मेंटेन्स ऑपरेशंस इन 19 स्टेट्स एंड 3 UTs, 19 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में इनकी सर्विस, ये अपनी ऑपरेशंस करते हैं। एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। आप देखेंगे तो इन कंट्रीज में भी रोड भारत की BRO ने बनाए हुए हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडेड इन 1960, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। आपको इनका नाम पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट एवर फास्ट EV चार्जिंग मोटर स्टेशन। भारत का पहला सुपर फास्ट EV चार्जिंग मोटर स्टेशन। EV क्या है? EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आपको पता होगा भारत में अब बढ़ावा कितना दिया जा रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को। सो उनको, उनके बारे में पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यही फ्यूचर है। जिस प्रकार कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, वैसे ही गाड़ियों की बात करें या फिर बात करें हम व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर दी फ्यूचर। सो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना इनके बारे में। सो MG Motors in collaboration with Tata Power opens first super fast EV charging station in नागपुर। नागपुर में इसे खोला गया है, ठीक है। नागपुर आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं, विच इज दी सेकेंड हाईएस्ट नंबर। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में। आगे चलते हैं, बात करते हैं MP गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप प्लान फॉर क्लीन फ्यूल फॉर फ्रॉम स्टबल बर्निंग। जो अभी पराली जलाई जाती है उसका प्रयोग कर एक क्लीन फ्यूल बनाया जाएगा, और उसका प्लांट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप करेगी। Madhya Pradesh government has proposed a plan to set up an industrial producing fuel from stubble burned by the farmers in the state। तो जो उस राज्य के जितने भी किसान पराली जलाते हैं उसका प्रयोग करके, उस पराली का प्रयोग कर फ्यूल बनाया जाएगा, ऐसा एक प्लांट सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इसके CM है शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल है इसकी गवर्नर। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। आनंदीबेन पटेल जी की जब भी बात आती है मैं आपको बताता हूँ कि वो गुजरात राज्य की प्रथम महिला CM भी रही हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। Youth Affairs and Sports Ministry has restored the government recognition to Archery Association of India as a nation sports federation for promotion and regulation of archery sport in the country। National Sports Federation for promotion and regulation of archery sport in the country। तो जो तीरंदाजी को भारत में रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है उसका नाम है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
और इसको दोबारा से भारत सरकार ने मान्यता दे दी है, ठीक है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, ठीक है। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ AAI was withdrawn 8 years back। 8 साल पहले इसका जो रिकॉग्निशन है, जो मान्यता है, उसको रद्द कर दिया गया था, जिसका कारण था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ऐसा भारत की तरफ से एक नियम है जिसके अकॉर्डिंग आपको हर वर्ष अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन करवाने होंगे। अगर आप ऐसा करवाने में असफल होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। सो अभी आर्चरी एसोसिएशन ने फिर से इलेक्शंस करवाए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने, भारत के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फिर से मान्यता दे दी है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। बात करते हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। इसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और भारत के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। आगे चलते हैं, बात करते हैं मास्क बैंक। नई दिल्ली के मेयर, नॉर्थ दिल्ली भारत में दिल्ली में 3 डिवीजन्स बनाई गई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली नहीं है, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली। इन 3 नाम की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन 3 नामों में बटी हुई है, 3 डिवीजन्स में। तो नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने बुधवार को इनॉग्रेट किया है एक मास्क बैंक। कहाँ पर किया है? सदर बाजार में, जो कि दिल्ली के सेंट्रल एरिया में आता है, सदर बाजार। इस मास्क बैंक में होगा क्या? फ्री मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे और एक फैसिलिटी दी जाएगी कि अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर आकर डोनेट कर सकता है। इस मास्क बैंक को बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंदों को, जिनके पास मास्क नहीं है या जो मास्क नहीं ले पा रहे, खरीद पा रहे, उनको मास्क दिया जाए। और ऐसे बैंक्स और भी खोलने का एक प्लान इन्होंने रखा है। और ऐसे बैंक्स खोले जाएंगे उन प्लेसेस पर जहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली के एरिया में, जहाँ पर जो मध्य दिल्ली की अभी हमने बात करी, सेंट्रल दिल्ली की, वहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। सदर बाज़ार बहुत मशहूर बाज़ार है, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट मास्क लगाया जा सकता है। तो मास्क फ्री में दिया जाएगा फ्रॉम दिस मास्क बैंक। दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अच्छा, दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पर फिर भी इसके एक सीएम हैं, जबकि यूनियन टेरिटरीज को तो यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट बट स्टिल इट हैज़ अ सीएम, जस्ट लाइक पुदुचेरी, ठीक है। अब इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल और इसके गवर्नर को, जितनी भी यूटीज हैं, इनके गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर की उपाधि दी गई है, ठीक है। इनको गवर्नर नहीं कहा जाता है, एक्चुअली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और इनकी पूरी प्रक्रिया जो भी सरकार चलाने की है वो डिफाइन अलग तरीके से हैं इन कंपैरिजन टू जैसा कि हमारे राज्य अपने राज्यों को चलाते हैं। सो बात करते हैं दिल्ली की राज्यसभा में, लोकसभा में 7 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं फिट इंडिया स्कूल वीक की। फिट इंडिया स्कूल वीक, किरण रिजिजू लॉन्च्ड सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक, ठीक है। ये एक इवेंट लॉन्च किया गया है। द वर्चुअल इवेंट was conducted with the aim to encourage kids to inculcate physical activity and sports in their daily routine, as school is the first place where habits are formed। स्कूल में ही आपकी सबसे पहली आपके जीवन की आदतें बनती हैं। सो इसीलिए ये शुरू किया गया है फिट इंडिया स्कूल वीक। फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम was launched in November last year also। पहला जो इसका एडिशन था वो
पिछले वर्ष नवंबर में लॉन्च किया गया था और इस वर्ष भी नवंबर में लॉन्च किया जा रहा है। सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 15,000 schools across the country। 15,000 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिट इंडिया स्कूल वीक के दूसरे एडिशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल विद्या गुरु। कमेंट करना वीडियो पर, आपको वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। आपसे मिलेंगे आगे के सेशन में। दिसंबर माह के आगे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।